और बंधुओं, आपको एक नए दुश्मन से परिचय कराऊंगा। राजस्व विभाग, नेपाल का राजस्व विभाग और नेपाल राष्ट्र बैंक को लूटने वाले काठमांडू से ही निकले थे। जंजी के आड़ में वहां कर एक नेता है जो आम जनता पार्टी का प्रभु शाह ने काठमांडू में रह रहे 1 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या बिहार और उत्तर प्रदेश के जो जिहादी हैं उनको मिलाकर के अपना एक संगठन बनाया है और आम जनता पार्टी का एक विंग है जिसे कहते हैं मुस्लिम लीग। ये मुसलमानों के बीच में, नेपाल के मुसलमानों के बीच में काम करता है। तराई में भी है, मध्य प्रदेश में बहुत स्ट्रांग है और काठमांडू में भी है। यही लोग, मुस्लिम लीग के लोग, जिहादी बांग्लादेशी रोहिंग्या और बिहार यूपी के मुसलमानों ने ही जाकर के नेपाल राष्ट्र बैंक लूटा और राजस्व विभाग लूटा। इससे बहुत से फोटोग्राफ पहचान में आ रहे हैं। एजेंसी ने मुझे बताया है ये इन लोगों ने जाके लूटा है और आम जनता पार्टी का प्रभु शाह के माध्यम से हुआ। ये आंदोलन केवल जेएनजी का नहीं था। जेएनजी के नाम से प्रारंभ हुआ, उसमें तमाम लुटेरे आ गए, सिंह दरबार को जलाया है सातिर बदमाशों ने आके। इसमें माओवादी प्रचंड की पार्टी से तमाम उनके वाईसीएल के लोग थे। ओली जी ने अपने के बचाव के लिए अपने यूथ विंग को बुलाया था, लेकिन वो लोग भी उस लूटपाट में जलाने में लग गए। नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेपाल में अभी जो हो रहा है वो नेपाल की जो तीसरी त्रासदी आगे बढ़ रही है। आप लोगों को ओली और गोली की सरकार गई, लेकिन संदूक और बंदूक की सरकार आ गई। आंदोलन शुरू हुआ, लगा कि विद्यार्थी आए हैं, युवक आए हैं, नेपाल में कुछ परिवर्तन होगा। नेपाल का वो संविधान जो नेपाल को बहुत पीछे छोड़ दिया और नेपाल की जनता को त्रस्त किया, शायद वो बदलने का समय आ गया है। नेपाल के भ्रष्ट लोग सरकार से हटाए जाएंगे, सत्ता से हटाए जाएंगे और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार और लूट की जांच होगी और वो जो सलाखों के जेल में जाएंगे। ये हुआ कि नेपाल का विकास होगा। ये हुआ कि विदेशियों का हस्तक्षेप कम होगा। लेकिन क्या पता था कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। एक तरफ इस साजिश के पीछे विदेशी ताकतें थी, विशेषकर पश्चिम की, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, वहां की अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो फोर्स है यूरोपियन यूनियन की, वो और यूरोपियन यूनियन की कुछ एजेंसीज भी लगी हुई थी। अमेरिका का पेंटागन और वाशिंगटन अपने एम्बेसडर के माध्यम से नेपाल में ये त्रासदी जल्दी में लिखा। प्लानिंग कुछ और थी, बड़ी थी, वो थोड़ी बाद में होती, लेकिन अमेरिकन सरकार का एशिया के इस पार्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में जो उसका इस समय का आतंक है, पाकिस्तान में, मालदीव में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और अब नेपाल में, उसको अपना पक्का पिट्ठू चाहिए था, सरकार पिट्ठू की सरकार चाहिए था। तो उन्होंने यहां के कुछ एजेंसीज को, कुछ नेताओं को, कुछ समाज सेवियों को, किसी को संदूक के नाम पे, किसी को बंदूक के नाम से, बालन शाह को पकड़ा और युवा नेता गुरुंग को पकड़ा और उनके बहुत से नेता इसमें आए। उसमें बहुत से बेचारे अनजान थे जिसको पता ही नहीं था कि पीछे कौन लोग हैं और आगे कहां जाना है।
आज वही भ्रष्ट लोग सरकार में आके बैठ गए जबरदस्ती। मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रपति जी से, आपने पार्लियामेंट भंग कर दिया। वो इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, जनता ने चुन के भेजा था। आप कौन होते हैं? आपको तो वही भ्रष्ट लोग ही चुने थे ना। आप स्वयं में बहुत बड़े भ्रष्ट हैं। और वो लोग जो प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं और केंद्रीय मंत्री बन के बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं किस अधिकार से आप यहां आए बैठे हैं? क्या है आप? कौन आपको भेजा? किस अधिकार से? आपको किसने राइट दिया? आपकी जो प्रधानमंत्री हैं उनको माओवादियों ने बनाया था। माओवादियों ने उनको चीफ जस्टिस बनाया था। माओवादी कोटे से थी वो। उनके ऊपर भी बहुत सा आरोप है। और जो लोग मंत्री बने हैं वही बताए ना, आप किस कैपेसिटी से आए हो, किस संविधान से आए हो। संविधान अगर पुराना ही आप लोग खारिज नहीं किए हो तो बताए ना, संविधान की किस धारा से, कौन सी धारा आपको ताकत देती है मंत्री बनने की, प्रधानमंत्री बनने की? आप तो स्वयं में प्रधानमंत्री जी, आप तो स्वयं में चीफ जस्टिस रही हैं। आप जनता को बताइए ना, किस कैपेसिटी से, किस अधिकार से, संविधान की किस धारा से आप प्रधानमंत्री बन के आई हैं और किस कैपेसिटी से, किस धारा से आपने मंत्री बनाया, मंत्रिपरिषद गठन किया? चलो एक बार मान लेते हैं आप आ गई हैं। और मैं सूदन गुरुंग जी से पूछना चाहता हूं और डॉक्टर संदीप राय से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने आंदोलन किस लिए किया था? भ्रष्टाचार के लिए किया था ना, लूट के लिए किया था ना, ये जो सरकार बैठी उसके खिलाफ किया था ना। 6-7 दिन के बाद ही संविधान दिवस मनाया गया। 75 युवकों की जान गई, कई प्रहरी मारे गए, कई घर बर्बाद हुए, सिंह दरबार जलाया गया, शीतल निवास जलाया गया, अख्तियार जलाया गया, सुप्रीम कोर्ट जलाई गई, नेपाल राष्ट्र बैंक जला गया, राजस्व विभाग काफी जलाया गया, लूटा गया। इतने दुख के बाद भी आप लोग संविधान दिवस का खुश होकर के उत्सव मना रहे हैं। और वो लोग जो करप्शन के खिलाफ, लूट के खिलाफ आंदोलन चलाए थे, वो भी उसमें सहभागी बनते हैं। उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ बैठते हैं, गुलछर्रे उड़ाते हैं और कहते हैं किसी युवक नेता से अब तो युवक को आना चाहिए। मतलब अब वो उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के सरकार बनाने के लिए मन बना चुके हैं। नेपाल के मेरे भाइयों और बहनों, कुछ चीजें मैं बताऊंगा। 2 नेता, माननीय प्रचंड जी और माधव नेपाल जी, दक्षिण की काठमांडू स्थित एम्बेसी में छुपे थे और वहीं से दिल्ली में दबाव बना रहे थे। और मैं माननीय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए भारत के एक प्रदेश में जिहादियों ने कब्जा करके सरकार बना दिया है जबरदस्ती। मान लेता हूं केरल में या बंगाल में, जहां पर जिहादी बहुत तगड़े हैं, अगर वो वहां के मुख्यमंत्री को हटाकर वहां के सब कुछ कब्जा करके बंदूक के दम पर वहां अपनी अलग सरकार, भारत से अलग सरकार बना देते हैं, तो मोदी जी आप क्या उनको मान्यता दे देंगे? उस जिहादी प्रधानमंत्री को आप बधाई दे देंगे? आपने नहीं सोचा कि आपके विदेश विभाग में बैठे कुछ अमेरिकी दलाल, नेपाल में बैठी अमेरिकी दूतावास में अमेरिकी एम्बेसडर ने नेपाल में जो अत्याचार करवाया जल्दबाजी में, अपने पैसे के दम पे, अपने दलालों के दम पे, तो मोदी जी क्या आप बंगाल की उस जिहादी सरकार को मान्यता दे के बधाई दे देंगे? आपको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आपके विदेश विभाग में कुछ अमेरिकन स्लीपर सेल्स हैं जो आपको गुमराह किए और आतंकवाद के दम पर आई अधूरी सरकार
जो उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ फिर से बैठकर गुलछर्रे उड़ा रही है, जो इनोसेंट विद्यार्थियों को, युवकों को मरवा दिया और ओली और गोली की सरकार जाने के बाद संदूक और बंदूक की सरकार लाकर बैठा दिया। इस अमेरिकन सरकार को आपने बधाई दे दी, क्योंकि आपकी एम्बेसी में, आपके विदेश विभाग में कुछ अमेरिकन स्लीपर सेल्स बैठे हैं। आपने अच्छा काम नहीं किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नेपाल में। वैसे तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारत के लिए, लेकिन आप लगता है नेपाल के प्रति अनजान है। नेपाल को जो एक करके बना के रख सकता है, नेपाल की जनता को जो सुख सुविधा दे सकता है, आगे बढ़ा सकता है, जिनके पूर्वजों ने नेपाल को बनाया और नेपाल को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनके पूर्वजों ने नेपाल में शिक्षा, नेपाल में बिजनेस, नेपाल में इंडस्ट्री, नेपाल में बहुत सी चीजें विश्व लेवल का ला कर रखा था, किंग महेंद्र वीर विक्रम शाह जैसे लोग, पृथ्वीनारायण शाह जी, जब बिहार में अंग्रेजों का युद्ध हो रहा था, उन्होंने देखा कि नेपाल टुकड़ों में है, उन्होंने नेपाल को अंग्रेजों से बचाने के लिए सबको मिला करके एक राष्ट्र बनाया और इस तरह से नेपाल को अंग्रेजों की गुलामी से बचा लिया था। मोदी जी, आपको इतना मालूम होना चाहिए, नेपाल बना था नेपाल को अंग्रेजों से बचाने के लिए। नेपाल का एकीकरण हुआ था, जो पृथ्वीराज शाह जी ने नेपाल को एक किया था, नेपाल की जनता को, नेपाल देश को गुलामी से बचाने के लिए। हम लोग तो गुलामी से किसी तरह से मुक्ति पाए, नेपाल तो कभी गुलाम नहीं हुआ, अपनी दम पे, अपनी ताकत के दम पे। आज उसी नेपाल को भारत की तरफ से 3 बार बर्बाद करने का प्रयास किया गया, बर्बाद किया गया। पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बैठे अमेरिकी गद्दार बिजनेस विश्रान कंपनी ने किंग वीरेंद्र वीर विक्रम परिवार को मरवाया और नेपाल को तबाह कर दिया। इसके बाद दिल्ली से सोनिया सरकार ने नेपाल में दोबारा जो राजशाही थी, एकीकरण का जो सूत्र था, साजिश रचकर दिल्ली और नेपाल से, काठमांडू से साजिश रच करके 12 मुद्दे और 5 मुद्दे समझौतों के न मान करके आर्मी को समझा बुझा करके या दबाव डाल करके मोनार्की को हटा दिया, हिंदू राष्ट्र को हटा दिया। अब तीसरी बार यह आंदोलन पूरा नेपाल से, काठमांडू से ही चल रहा है। इसमें भी अमेरिका इन्वॉल्व है। और आज आप फिर से उसी आतंकवाद के दम पर, मार काट करके दम पे जो अधूरी सरकार बनी और फिर उन्हीं की गोद में जाकर के भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ गई, आप उसको बधाई देते हैं, मान्यता देते हैं। ये अच्छा नहीं हुआ। नेपाल की जनता तीसरी बार धोखा खाई। नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग अब अपने पक्ष में चौथा युद्ध प्रारंभ करिए, जो नेपाल की धरती से, नेपाल पुत्रों के माध्यम से आप लोग लड़िए नेपाल को बचाने के लिए। और अपने नेपाल में हिंदू राष्ट्र वापस लाइए, मोनार्की को वापस लाइए, 2 पिलर सिस्टम को वापस लाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को लाकर फिर से इस नेपाल को बनाने का प्रयास करिए। और बंधुओं, आपको एक नए दुश्मन से परिचय कराऊंगा। राजस्व विभाग, नेपाल का राजस्व विभाग और नेपाल राष्ट्र बैंक को लूटने वाले काठमांडू से ही निकले थे। जंजी के आड़ में वहां कर एक नेता है जो आम जनता पार्टी का, प्रभु शाह ने काठमांडू में रह रहे 1 लाख बांग्लादेशी, रोहिंग्या, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो जिहादी हैं, उनको मिलाकर के अपना एक संगठन बनाया है। और आम जनता पार्टी का एक विंग है जिसे कहते हैं मुस्लिम लीग। ये मुसलमानों के बीच में, नेपाल के मुसलमानों के बीच में काम करता है। तराई में भी है, मध्य प्रदेश में बहुत स्ट्रांग है और काठमांडू में भी है। यही लोग, मुस्लिम लीग के लोग, जिहादी,
बांग्लादेशी रोहिंग्या और बिहार यूपी के मुसलमानों ने ही जाकर के नेपाल राष्ट्र बैंक लूटा और राजस्व विभाग लूटा। इसे बहुत से फोटोग्राफ पहचान में आ रहे हैं। एजेंसी ने मुझे बताया है ये इन लोगों ने जाके लूटा है और आम जनता पार्टी का प्रभु शाह के माध्यम से हुआ। ये आंदोलन केवल जेएनजी का नहीं था। जेएनजी के नाम से प्रारंभ हुआ, उसमें तमाम लुटेरे आ गए, सिंह दरबार को जलाया है सातिर बदमाशों ने आके। इसमें माओवादी प्रचंड की पार्टी से तमाम उनके वाईसीएल के लोग थे। ओली जी ने अपने के बचाव के लिए अपने यूथ विंग को बुलाया था, लेकिन वो लोग भी उस लूटपाट में जलाने में लग गए। सुप्रीम कोर्ट को जलाया इन्हीं लोगों ने। जेएनजी के लोग थे अगुआ, लेकिन जलाने वालों में यही वाईसीएल के लोग और यही गुंडे थे। देख लीजिए, सिंह दरबार, शीतल निवास, पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन। नेपाल की कितनी क्षति हुई, नेपाल की विश्व में कितनी बेइज्जती हुई। नेपालियों को फिर तीसरी बार किस तरह से धोखा दिया गया। अमेरिका ने धोखा दिया, फिर से तमाशा किया। ओली जी ने विद्यार्थियों को मरवाने के लिए स्निफर गन मंगवाए थे और दूसरे दिन कई कमांडो दिखे। वो कमांडो मैनेज तो अमेरिका ही किया होगा, और कहां से आए ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसलिए आप लोग इनसे उम्मीद मत रखिए। संदूक और बंदूक की सत्ता से जो अमेरिकन सत्ता आने वाली आई है, उस पर विश्वास मत करिए मेरे भाइयों बहनों। आप लोग अगले आंदोलन की तैयारी करिए। हिंदू राष्ट्र और मोनार्की लाने के लिए फिर से आंदोलन करिए। आज मुझे इतना ही कहना है। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।